नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एनएसयूआई इकाई की ओर से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में एनएसयूआई नेताओं ने नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया और प्रदर्शन करते हुए कुलगुरु ऑफिस का घेराव करते हुए कुलगुरु डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की एनएसयूआई इकाई की ओर से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में एनएसयूआई नेताओं ने नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया और प्रदर्शन करते हुए कुलगुरु ऑफिस का घेराव किया और कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से रूबरू होते हुए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित घारू ने कहा कि हाल ही में आए महाविद्यालय के परीक्षा परिणामों में ज्यादातर अभ्यर्थियों को 0 मार्क्स दिए गए हैं, जिससे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थी पक्ष में भारी रोष व्याप्त है। वही साथ ही बताया कि ग्रेजुएशन को सेमेस्टर वाइज किए जाने से व डबल फीस को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान हैं। साथ ही साथ अंकित घारू ने बताया कि महाविद्यालय में जो परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं, जो कि तय समय से काफी देरी से घोषित होते हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी उत्पन्न होती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। विद्यालय द्वारा जो हाल में जो परिणाम जारी हुआ है बीए बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का, उसमें साफ तौर पे गड़बड़ी नजर आती है। आज वीसी साहब से हमने मांग की है कि जो छात्रों को आपने परिणाम जारी किया है, काफी छात्र जो मेरिट में आने वाले छात्र हैं उनके 0-0 मार्क्स एब्सेंट लगाई जा रही है, तो इसमें साफ नजर आता है कि विश्वविद्यालय द्वारा गड़बड़ी की गई है। और एक ही फार्म को इन्होंने 20 साल से टेंडर दिया हुआ है। हमारी वीसी साहब से मांगे कि आपकी क्या प्रशासन की किसी से साठगांठ है जो आप ये कि एक ही आदमी को टेंडर दे रहे हो। साथ ही आज हमने काली पट्टी बांध के जो जिस प्रकार ये विश्वविद्यालय आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, दूर दराज से आने वाले गांव धाणी से आने वाले छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसी को लेकर मान लो किसी का रास्ते के अंदर कोई हादसा हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन है? वीसी साहब से हमने मांग की है। दूसरी हमारी ये मांग है कि जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है उसको रद्द की जाए। सेमेस्टर में काफी परेशानी हो रही है। जो सेमेस्टर का रिजल्ट एक साल में 2 सेमेस्टर कराने होते हैं, इन्होंने एक साल में एक ही सेमेस्टर का परिणाम जारी करा है। जो फाइनल ईयर 3 साल में कंप्लीट होने की होती है उसको 6 साल लग सकते हैं। तो कंपटीशन पे एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसी को लेकर हमारी ये मांग है वीसी साहब से कि जो आप परिणाम जारी कर रहे हो उसमें गड़बड़ी चेक करो, पूर्ण जांच करके सभी छात्रों को, जो भी छात्र है उनको सबको राहत दो। उनकी जो भी गड़बड़ी पाई गई है उसको राहत देके उनका सही परिणाम जारी करो। इससे हमारी मांग ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा एग्जाम फीस जो एक साल के अंदर 2 बार ली जाती है उसको एक बार ली जाए, क्योंकि काफी छात्र आर्थिक स्थिति कमजोर है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनसे एक बार ही फीस ली जाए। वैसे निम्न मांगों को लेकर आज हमने 2 फीट का ज्ञापन देके, क्योंकि विश्वविद्यालय की आंखें जो बंद पड़ी है उसको जगाने के लिए आज हमने छोटा ज्ञापन, हर बार इनको दिखता नहीं होगा इसलिए आज 2 फीट का ज्ञापन लाके हमने वीसी साहब को दिया है और मांग की है कि जल्द से जल्द छात्रों को राहत दे। नहीं तो एनएसयूआई, आज तो बारिश का मौसम था तो कम संख्या में हुए हैं, फिर भी मैं सभी छात्र शक्ति का धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बारिश के अंदर भी इतनी संख्या में पधारे। आप सभी का धन्यवाद। और अगर वीसी साहब बात नहीं मानते तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में खुद को किन्नर बताकर अवैध वसूली करने वाले युवक को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में खुद को किन्नर बताकर अवैध वसूली करने वाले युवक को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने खुद को गरीब तबके का बताकर आमजन से रुपए लेने की बात कही, जिस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद ने बताया कि थाने पर देर रात सूचना मिली थी कि एक युवक औरत के परिधान में मदार गेट के पास अवैध वसूली कर रहा है, जिसके बाद पुलिस में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को मौके पर जाकर धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि युवक ने पुलिस को देखकर आक्रोश में आ गया और आसपास के लोगों पर भड़क गया, जिस पर पुलिस ने युवक को मदार गेट से गिरफ्तार कर थाने लेकर आई और पूछताछ की, जिस पर युवक ने खुद को गरीब तबके का बताकर पैसे कमाने की बात कही। युवक शीशा खान पीर रोड निवासी 27 वर्षीय मसरूफ है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है और अग्रिम पूछताछ में जुट गई है। आज रात्रि को हमारा थानाधिकारी महोदय की रात्रि गश्त थी, जिस पर हमारे थानाधिकारी महोदय को सूचना मिली कि आमजन ने एक सूचना दी कि मदार गेट पर एक औरत के कपड़े पहन कर कोई अवैध पैसा आने जाने से अवैध पैसा बैठ रहा है, जिस पर हमारे थानाधिकारी महोदय मैजाब्ता के वहाँ मौके पर पहुँचे, जहाँ पर एक औरत के कपड़े पहने हुए मदार गेट पर उनको नजर आया, जो आने जाने वालों से पैसा ऐंठ रहा था, जिसको पकड़ा
और उनको पूछा तो उसने बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं मेरे रोजी रोजगार के लिए ये पैसा ले रहा हूँ। जो उसको कहा भाई ये अवैध है, अच्छा नहीं है। तो फिर उसको उसका नाम पता पूछा, अब उसको बोला टोका तो वो अपना नाम जेड होना बताया। और जो उनके फिर आमजन से बनने मारने पर लड़ाई झगड़े पर उतार हो गया। भाई पुलिस को किसने बुलाया है, किसने शिकायत दी है मेरे लिए, जिसको वहीं मौके पर उसको 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। अजमेर के तबीजी स्थित पशु आहार केंद्र के पास एक गार्डन में रविवार को श्वेत क्रांति सहकार सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित हुआ। सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में पशुपालकों के हित के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अजमेर के तबीजी स्थित पशु आहार केंद्र के पास एक गार्डन में रविवार को श्वेत क्रांति सहकार सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित हुआ। सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में पशुपालकों के हित के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं इस सम्मेलन में अजमेर जिले के कई कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने की कहने वाली सरकार खुद उन्हें खून के आंसू रुला रही है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, उन्हें खाद के बदले लाठियां पड़ रही है। जो खाद मिल रहा है वह भी नकली मिल रहा है। जूली ने संबंधित नेता की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा कि वे खुद इस विभाग के मालिक हैं। उनके होते हुए उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में फर्जी खाद मिला, ये एक गंभीर विषय है। ये खाद अजमेर में ही नहीं बाकी सभी जगहों पर भी मिला है। वहीं साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए वोट चोरी के मुद्दे को भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उठाया और जमकर कटाक्ष साधे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर भी जूली ने कहा। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बातचीत के दौरान डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि मिड डे मील योजना की 1 साल से बकाया 320 करोड़ राशि का एक मुश्त भुगतान करने, चारा अनुदान व फसल बीमा राशि शीघ्र उपलब्ध करवाने, डेयरी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में शामिल करने, IDS कैडर की स्थापना करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए, आज किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। किसानों को खाद जो है वो नहीं मिल पा रहा है, लाठियां पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ खाद जो मिल रहा था वो नकली मिल रहा था। यहाँ के तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, वो स्वयं इस विभाग के मालिक हैं। उनके होते हुए उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के अंदर फर्जी खाद मिले, ये बड़ी गंभीर विषय है। और ये खाद यही नहीं और जगह भी फर्जी मिला है। तो किसान को बीज नकली, खाद नकली, फसल का मुआवजा पूरा नहीं। और यहाँ डेयरी के अंदर हम आए हैं, 5 रुपए हमारी सरकार ने बोनस के शुरू किए थे, वो 5 रुपए भी इन लोगों के रोक रखे हैं। दूध संबल योजना जो यहाँ चल रही थी, उस 8 महीने से पैसे नहीं मिल रहे। और यहाँ अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर तो इनको बड़े लोगों को देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गरीब को पेंशन, किसान को दूध का बोनस या बच्चों को स्कॉलरशिप ये देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। आज किस प्रकार का राजस्थान के अंदर राज चल रहा है। चारों तरफ क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, कानून का बोलबाला नहीं है। चारों तरफ माफिया पनप गए हैं, कहीं भू माफिया है, कहीं बजरी माफिया है, कहीं खनन माफिया है, वो लोग अपना राज चला रहे हैं। आज सरकार कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आज आप देखिए कितनी भारी बारिश हो रही है, कई जिलों में बाढ़ के हालात बने, पता ही नहीं है मुख्यमंत्री जी कहाँ बिजी हैं। दिल्ली जाने को समय, बाढ़ पीड़ितों से मिलने का समय नहीं है, उनकी व्यवस्था कराने का समय नहीं है। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं कराई जा रही है, कोई राहत सामग्री नहीं भेजी जा रही है। जो स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको अपने खुद के हाल पे छोड़ दिया है। सड़कें टूट चुकी। मूल उद्देश्य यह है कि पर्ची सरकार हमारे 5 रुपए मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के 8 महीने से नहीं दिए हैं। दूसरा, 1 वर्ष से हमको वो उनका जो है मिड डे मील के पाउडर के पैसे नहीं मिले हैं। भर्तियां हमारी बाकी है 2,500, वो नहीं कर रहे हैं। और डेयरी को कृषि में जोड़ने का हमारा टारगेट है। और ऐसे ही हम जो IAS IPS की तरह से इंडियन। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर शहर के अंदरकोट इलाके में जल भराव होने से आमजन बेहद परेशान। क्षेत्रवासी कच्चा पुल बनाकर आवाजाही सुचारू करने का प्रयास कर रहे, साथ ही मड पंप लगाकर पानी की निकासी का प्रयास किया जा रहा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर ठोस कार्यवाही की मांग की। अजमेर शहर में हो रही भारी बारिश के कारण कई गलियों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के अंदरकोट इलाके में जल भराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दरगाह और मंदिर जाने वाले इकलौते रास्ते में जल भराव है, जिसकी वजह से आवाजाही पूर्णतः बाधित है। लोग आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सके। जल भराव को कम करने के लिए मड पंप भी लगाए गए हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले 6 सालों से एरिया जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। थोड़ी सी बारिश ही क्षेत्र में जल भराव उत्पन्न कर देती है। पूर्व में हुई बारिश से जल भराव के बाद जनप्रतिनिधियों की सहायता से इलाके को सुचारू करवाया गया था, परंतु पुनः बारिश के बाद स्थिति नाजुक हो गई है। लोगों का आरोप है कि हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाई जाती है और बाकायदा शिकायतें दर्ज होती है, परंतु कोई स्थायी कार्रवाई नहीं हो पा रही। लोगों ने बताया कि अंदरकोट इलाके के आसपास के क्षेत्र में मलबा भरा पड़ा है, जिसकी वजह से पानी की निकासी सुचारू नहीं हो पा रही है और इसी वजह से क्षेत्र में जल भराव हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अजमेर में आगामी 3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे कि मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोबारा जो है अभी बारिश जो है कल से बहुत तेज आ रही है अजमेर के अंदर, तो उसको लेके ये तालाब जो है ये जनरेटर के द्वारा हमारे पार्षद ने खाली कराया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह का है ये तो रहमत, अब बारिश ऐसी आई है कि ये पूरा जो पानी है ये वापस 6 फुट जितना भर गया है। तो जो मोहल्ले वाले हैं पूरा वापस मिलकर, या मंदिर के भी लोग हैं वो वापस मिलकर ये वापस पुल बना रहे हैं। उधर से जाने का भाटाबा का रास्ता है, यहाँ से कम 500 से 600 घर है। और यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूं, हमने 181 जो पब्लिक हेल्पलाइन नंबर होता है वहां पर हमने मदद मांगी है, लेकिन हमारे को अभी तक किसी तरह की सहायता नहीं मिली है। और हमारी एक एप्लीकेशन बराबर जमा हो रही है कि ये तालाब जो है इसको खाली किया जाए, क्योंकि जो उस वार्ड का जो मलबा है वो पूरा का पूरा तालाब के अंदर आकर गिर रहा है। क्योंकि अगर ये पहाड़ का मलबा है, ये चीज तो नगर निगम को शहर के अंदर भिगवानी चाहिए। जो भी बाकी शहर में जो मलबा होता है वो पूरा शहर के अंदर आउटसाइड एरिया में फिकता है, लेकिन अंदर कोर्ट को बराबर ऐसी जगह समझा जा रहा है कि यहाँ का मलबा लिया और यहीं पर डाल दिया गया। तो ये मलबा जो है मेन वजह है इसके तालाब की पानी भरने की। और चारों तरफ आप देख सकते हो, कैमरा में आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये जो मलबा है कम से कम 200 से 250 ट्रॉली मलबा यहाँ पर डला हुआ है आसपास पहाड़ क्षेत्र का। तो इसको खाली कराना मेन मकसद है। अगर ये खाली हो गया जेसीबी के द्वारा पानी खाली होती, वरना ये 6 साल से लगातार हमारी यही समस्या हो रही है पूरे क्षेत्र इसकी भाटापास इधर एरिया की। यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पर इस वक्त कावड़ भी जो जाने की थी वो भी इस पुल के द्वारा गई थी। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है। पुष्कर के IDSMT कॉलोनी स्थित जोगड़िया धाम में बाबा रामदेव जी की पावन दूज के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत रामदेव जी की सवारी निकालकर विशेष ज्योत जलाकर महाआरती की गई। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। पुष्कर की IDSMT कॉलोनी स्थित जोगड़िया धाम में आज बाबा रामदेव जी की पावन दूज के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। धाम के संस्थापक ज्योतिर्विद भंवरलाल वर्मा ने बताया कि आज बाबा रामदेव की दूज के उपलक्ष्य में धाम से भंडारा स्थल तक भगवान रामदेव जी की सवारी निकालकर विशेष ज्योति जलाकर महाआरती की गई। तत्पश्चात भजन गायकों द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर बाबा के भोग लगाकर जातरुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। प्रशांत वर्मा ने बताया कि 9 दिवसीय भंडारे के लिए धाम की ओर से एक अस्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसमें रामेश्वर लाल, संजय जोशी, एडवोकेट प्रशांत वर्मा, ओम प्रकाश पाराशर एवं बाबूलाल गुर्जर को शामिल किया गया, जिनकी देखरेख में भंडारा प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। बताया कि जोगड़िया धाम से जुड़े श्रद्धालु ही भंडारे का सामान उपलब्ध कराएंगे और हलवाई, टेंट व बिजली के सभी खर्च का वहन करेंगे तथा अन्य किसी भी व्यक्ति से चंदा या सामान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज ये बाबा रामदेव जी है जो कि जैसलमेर की प्रॉपर तहसील है, वहाँ इनका समाधि स्थल है। तो समाधि मंदिर पे एक मेला लगता है 2 से लेकर 10वीं तक। तो आज हम 2 से लेकर 10वीं तक का जो भंडारा है यात्रियों के लिए, तो रामदेवरा के पैदल और गाड़ी वाले यात्री जो भी है ना, उनके लिए भंडारा हम लोग 19 साल से लगातार 18 साल लगा चुके हैं। 19 कोरोना के अंदर भी हमारा भंडारा घर घर जाता रहा और कई लोग जो धर्मशाला में ठहरे थे वहाँ भी हमने जाके भोजन दिया है। तो ये 19वां धर्म वो है हमारा भंडारा। तो इस भंडारे के साथ आज शुरुआत के लिए घर से जोगड़िया धाम पुष्कर में स्थापित जो रामदेव जी का मंदिर है वहाँ हमने
भोग लगा के और ये सारा गाजे बाजे के साथ आया है। और इसके अंदर कुछ रामदेव जी के भगत भी है, कुछ नहीं भी है, लेकिन हम सबको साथ इसलिए लेते हैं कि रामदेव जी की महिमा सबके लिए है, कि चमत्कार देव सबके लिए होता है। ये कब तक चमत्कार जारी देव रहेगा? के लिए कोई भी नहीं है, कोई जाति नहीं है, समाज में धर्म नहीं है। और ये तो हाजरा भी पी रहे, थोड़ा सा खटका करके देख लो, आजकल बिजली पाओ तो ये बाहर हम देखो तो पता ही नहीं आ रहा है। कितने दिन चल कब तक? ये भंडारा पूरे 10 दिन चलेगा। 11वें दिन हम बाबा की रेवाड़ी निकालेंगे, सातु बना की रेवाड़ी निकालेंगे और ये रेवाड़ियाँ निकल के आएगी और उसके बाद समापन कर देंगे। और 10वीं के दिन भंडारे का मूल समापन रामदेव जी के भंडारे का हो जाएगा। 11 के रेवाड़ी निकालेंगे, उसके अंदर हम जो सरोवर किनारे जो पुष्कर का जयपुर घाट है, वहीं हमारी सवारी आकर जाती है और वहीं हम ले जाके सीधा आ जाएंगे। तो हमारे जैसे ही मंदिर से कुछ जुड़े श्रद्धालुगण हैं, जैसे महंत विक्रम सिंह जी है, सुखवीर सिंह जी है, अभिमन्यु सिंह है, चंद्रिका सिंह है और राजेश। अजमेर व ब्यावर जिले के छिपा समाज की ओर से श्री नामदेव विहार मंदिर एवं पंचायत भवन छिपान पुष्कर में चुनाव पैनल स्तर पर कराए गए। अध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष पदों के लिए 2 पैनल मैदान में रहे। त्रिलोक चंद नामा का पैनल 195 मतों से विजयी हुआ। अजमेर व ब्यावर जिले के छिपा समाज की ओर से श्री नामदेव विहार मंदिर एवं पंचायत भवन छिपान पुष्कर में चुनाव पैनल स्तर पर कराए गए। अध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष पदों के लिए 2 पैनल मैदान में रहे। पहले पैनल से मोतीलाल नामा, सुभाष चंद्र जोशी व पवन कुमार दोसाया, जबकि दूसरे पैनल से त्रिलोक चंद नामा, विनय कुमार वर्मा व महेंद्र कुमार उदयवाल प्रत्याशी रहे। पीपा आश्रम में रविवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई गई। चुनाव के दौरान दिन भर समाज बंधुओं की भीड़ रही तथा कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। कुल 1419 में से 1104 मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया। इनमें से 39 मत खारिज हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि सराधना के त्रिलोक चंद नामा के पैनल नंबर को 2 को 630 मत मिले, जबकि पिसांगन के मोतीलाल नामा के पैनल नंबर 1 को 435 मत प्राप्त हुए, जबकि पिसांगन के मोतीलाल नामा के पैनल नंबर 1 को 435 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार त्रिलोक चंद नामा का पैनल 195 मतों से विजयी रहा। आज श्री नामदेव विठल मंदिर पंचायत भवन छिपान पुष्कर राज जिला अजमेर के चुनाव संपन्न हुए। कुल 1419 मत थे, जिसमें से 1085 वोट पड़े। उसमें से 195 वोट से हमारे पैनल की विजय हुई। उसके लिए हम शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सभी समाज बंधुओं का हृदय से आभार करते हैं कि इन्होंने हमें तन मन धन से सहयोग किया और सच्चाई की जीत हुई और हम सबको विजय श्री दिलाई। और आगे भविष्य में हम समाज को इसी तरह पूरे अजमेर जिले के समाज को जोड़कर एक सूत्र में बांध के रखेंगे और किसी भी प्रकार का कोई समाज में ऊंच नीच या मनुष्य भेदभाव नहीं रहेगा और हम समाज की सदैव सेवा करते रहेंगे। 3 साल का हमें मौका दिया साधारण सभा ने, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं और इस विजय श्री को हम श्री नामदेव जी के चरणों में समर्पित करते हैं तथा सदैव इस मंदिर के और समाज के विकास के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे और हमने जो जो विजन लिए हैं उन सबको पूरा करने का। पुष्कर का मंदिर है नामदेव छिपा समाज का विठल नामदेव मंदिर, उसके कार्यकारिणी की प्रबंधकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो कार्यकाल वर्तमान कार्यकारिणी का है उसके 3 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही इलेक्शन घोषित किए जाए। 1.5 महीने पहले इलेक्शन की घोषणा की जाकर के सभी संबंधित सदस्यों की अस्थायी सूची जारी की गई, उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए। सुझाव आमंत्रित होने के बाद जिनकी भी शिकायत आई उसको सम्मिलित करते हुए अंतिम सूची जारी कर दी गई और 1.5 महीने पहले ही आज किसके चुनाव हुए, क्या हुआ? हाँ वही बता रहा हूँ। उसके पहले ही दिनांक 23 तारीख को आम सभा, 23 अगस्त 2025 को आम सभा और अगर संभव हुआ तो 24 अगस्त को मतदान संबंधी कार्यक्रम 1 महीने पहले घोषित कर दिया गया और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया। उसी के अनुपालना में कल शाम को 5 बजे दादू धर्मशाला में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नामदेव छिपा समाज के करीबन 400-450 लेडीज और जेंट्स की उपस्थिति थी। उसमें
सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव संभव नहीं हुआ, समाज ने स्वीकार नहीं किया, तो द्वितीय विकल्प के रूप में पैनल के रूप में इलेक्शन कराने का निर्णय लिया गया था। रात को 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों को धरोहर राशि के साथ भर करके जमा कराने का समय, नाम वापसी का समय, अंतिम सूची का प्रकाशन रात को 10:30 बजे जारी कर दिया गया और उसके अनुसार दोनों पैनल के बैलेट पेपर पब्लिश कराए गए। पैनल संख्या 1 में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री मोतीलाल जी नामा, मंत्री पद के उम्मीदवार सुरेश चंद्र जोशी और कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन कुमार दोसाया, ये तीनों अधिकारी पैनल नंबर 1 में हैं। और पैनल नंबर 2 में वर्तमान अध्यक्ष त्रिलोकचंद नामा अध्यक्ष और विनय कुमार वर्मा मंत्री और महेंद्र कुमार उदयवाल कोषाध्यक्ष। इस प्रकार आज सुबह 9 बजे मतदान चालू करवाया गया, जो सायंकाल 4 बजे तक निर्विवाद रूप से चला। 4 बजे पश्चात चुनाव समाप्ति की घोषणा की गई और 5 बजे मतगणना चालू की गई। मतगणना चालू करने में दोनों जो पैनल हैं उनके 6 पदाधिकारियों को मतगणना कक्ष में बैठाया गया और उनके सामने सील्ड दोनों जो बैलेट बॉक्स हैं उनको खोला गया और उनकी जांच कराई गई। उसके पश्चात मतों का शॉर्टिंग किया गया और देखा तो 1419 टोटल मतदाता थे, उसमें से 1104 मतदान में भाग लिया, 1104 मतदान में पड़े, उसमें से 39 मत निरस्त हुए। पैनल संख्या 1 मोतीलाल जी वालों को 435 मत प्राप्त हुए। पैनल संख्या 2 त्रिलोक जी नामा को 630 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार पैनल संख्या 2 के त्रिलोक जी नामा 195 मतों से विजयी घोषित किए गए। विजय घोषित करने के बाद सार्वजनिक घोषणा परिणामों की गई, उनको शपथ दिलाई गई और शपथ के पश्चात निर्वाचन का प्रमाण पत्र तीनों को अलग अलग संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसमें सिक्योरिटी वालों का भी पर्याप्त सहयोग रहा, समाज बंधुओं का भी पर्याप्त सहयोग रहा और सबने अनुशासन में रह करके कार्यवाही संपादित की और रिजल्ट की घोषणा को स्वीकार किया। किसी की भी तरफ से पुनर्गणना के संबंध में कोई एप्लीकेशन नहीं आने के कारण इसे अंतिम रूप से परिणाम घोषित किया गया। कौन सा पैनल जीता इसमें? पैनल संख्या 1 जिसमें एक ही विचारधारा वाले अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों हैं। पैनल संख्या 2 उसमें भी अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों हैं। तीनों का सम्मिलित रूप से वोटिंग कराई गई और ये पैनल के तीनों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, पैनल संख्या 1 को मोटर गाड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया और पैनल 2 को रेलगाड़ी जिसका धुआं निकलता हुआ। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।